हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पास करता है। और इस एक्ट के पास होते ही जो इंडिया में ब्रिटिश रूल था वो ख़त्म होता है और इसके साथ जो है ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया जाता है दो नए इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में, इंडिया और पाकिस्तान। ये एक्ट जो है वो पास होता है 5 जुलाई 1947 को और इसको अप्रूवल जो मिलता है, रॉयल एसेंट बोल सकते हैं, ब्रिटिश किंग के थ्रू वो मिलता है 18 जुलाई 1947 को। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंट होते हैं ऑन 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है वेस्ट पाकिस्तान जो कि अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान है और दूसरा होता है ईस्ट पाकिस्तान जो अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। अब इसके बैकग्राउंड की बात करें तो पहला आता है लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। जो 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसके बाद जो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है वो मजबूत होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है फॉर्मेशन होता है और ये इस जो सेल्फ रूल का डिमांड है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरा आता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट की बात करें तो उसमें आ जाएगा आपका एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो है ब्रिटिशर्स को इंडिया को छोड़ने के लिए जो है प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा देता है। तीसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो है इम्पैक्ट की वजह से भी इस एक्ट को लाना पड़ा। जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है ब्रिटेन को जो है इकोनॉमिकली और मिलिट्रियली जो बोले काफ़ी वीक कर देता है और इस वजह से जो है इंडियंस को लगता है कि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की जा सकती है। तो इस वजह से इंडियन लीडर्स जो है इंटेंसिफाइड करते हैं डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जिसे लॉन्च करते हैं महात्मा गांधी और डिमांड करते हैं कि अब ब्रिटिश को यहाँ से चले, इमीडिएटली जो है ब्रिटिश को यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके साथ ही क्या होता है क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ में कि ये इंक्रीज कर देता है हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है टेंशन को और बढ़ा देता है। अब देखते हैं कि डिमांड फॉर पाकिस्तान। जो मुस्लिम लीग होते हैं वो लाहौर रेजोल्यूशन जो है 1940 में पास करते हैं और डिमांड करते हैं एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की, जो कि पार्टीशन के आइडिया को और ज़्यादा मजबूत करता है। अब इसके साथ जो है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है जो कि फेल हो जाता है। ये प्लान इसलिए लाया जाता है ताकि ना इंडिया को एक तरह से यूनाइटेड बना के रखा जाए, लेकिन फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो है मुस्लिम लीग और आईएनसी इन सब में जो है एग्रीमेंट नहीं हो पाता है और इस वजह से क्या है कि कम्युनल वायलेंस भी बढ़ जाता है हिंदू मुस्लिम में। 1947 में जो है एटली का अनाउंसमेंट आता है कि ये तभी के जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्लीमेंट एटली, वो अनाउंस करते हैं कि अब जो है पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंडिया में और जो ब्रिटिश रूल है उसका जो है अब रूल जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। 3 जून 1947 को आता है माउंटबेटन प्लान। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं वो इंडिया के पार्टीशन को प्रपोज करते हैं और जो दोनों कांग्रेस होते हैं और मुस्लिम लीग जो होते हैं इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और यही जो है यहीं से जो है यही लीड करता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। अब देखते हैं कि इसके की प्रोविजंस क्या क्या थे। पहला आता है कि
पार्टीशन होता है ब्रिटिश इंडिया का। ये जो एक्ट है डिवाइड करता है ब्रिटिश इंडिया को इसमें तो दो सॉवरेन डोमिनियंस में, इंडिया और पाकिस्तान। ये जो दोनों डोमिनियंस होते हैं वो लीगली इक्वल होते हैं और उनके पास राइट होता है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को छोड़ सकते हैं या उसमें जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही होता है ब्रिटिश सॉवरेनिटी का जो है एंड होता है। ब्रिटिश का जो लीगल अथॉरिटी होता है इंडिया पर वो कम्प्लीटली ख़त्म होता है। यहाँ से जितने भी पावर थे गवर्नेंस के वो इस दो नए डोमिनियंस जो इंडिया और पाकिस्तान है उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और अब जो है ब्रिटिश किंग जो है अब वो उनका जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया का वो भी ख़त्म होता है यहाँ से। साथ ही जो वॉइसरॉय का ऑफिस होता है उसको ख़त्म किया जाता है। ये जो वॉइसरॉय का पोजीशन होता है उसको ख़त्म किया जाता है। इसके जगह पे जो है ईच डोमिनियंस यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है उनके पास गवर्नर जनरल होंगे जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के एडवाइस पर काम करेंगे और यही जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होंगे। अभी के लिए बेसिकली नॉमिनल। इसके साथ ही जो यहाँ से जो है ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कुछ नहीं रहेगी, यहाँ से ख़त्म होती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट होते हैं अब उनके पास कोई भी कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा ओवर इंडिया और पाकिस्तान। एम्पावरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ है इंडिया का और पाकिस्तान को उसको जो है फुल अथॉरिटी दिया गया कि अब जो है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम कर सकते हैं, लॉ को अमेंड कर सकते हैं और जो ब्रिटिश एक्ट्स थे या चल रहे थे उसको आप रिपील कर सकते हैं। बाउंड्री डिमार्केशन की बात करें क्योंकि यहाँ से पार्टीशन होता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो यहाँ से टेरिटरीज का डिवीज़न भी होगा स्टार्ट। तो ये एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि टेरिटरीज को डिवाइड करना है तो उसके लिए एक बाउंड्री कमीशन को बनाया जाता है जिसे जो लीड कर रहे होते हैं वो होते हैं सर सिरिल रेडक्लिफ और ये बॉर्डर को डिसाइड करते हैं। और जब डिसाइड करते हैं तो क्या होता है कि इंडिया मतलब जो मुस्लिम होते हैं वो माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान वाले एरिया में होते हैं वो माइग्रेट करते हैं इंडिया में। तो एक लार्ज स्केल माइग्रेशन देखा जाता है। साथ ही क्योंकि इन लोगों को इस प्लेस से छोड़ करके उधर जाना होता है और उधर वाले को इधर आना होता है, तो क्या होता है कि जो हिंदू मुस्लिम का कम्युनल वायलेंस बोल सकते हैं वो बढ़ जाता है। साथ ही जो एक पोजीशन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो ब्रिटेन में रह के इंडिया को का काम देखता था उसको ख़त्म किया जाता है। और इसके साथ ही जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव का जो है इंडियन अफेयर्स पे जो है कंट्रोल वो ख़त्म होता है। अब बात करते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ क्या हुआ। तो प्रिंसली स्टेट्स पे जो थे ब्रिटिश पारामाउंटेंसी वो ख़त्म होता है। अब स्टेट्स के पास जो है फ्रीडम है कि आप तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं या चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मोस्टली जो स्टेट्स थे वो बाद में चल के इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट फ्रेमवर्क की बात करें तो जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तब तक दोनों डोमिनियंस के पास ये उसको अलाउ किया गया था कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 उसको यूज कर सकते हैं और उसमें अगर आप चाहें तो सुटेबल मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो जो ब्रिटिश मोनार्क के पास जो है वीटो लॉज का पावर था वो ख़त्म होता है और गवर्नर जनरल के पास अथॉरिटी होती है बिल्स पर अप्रूवल देने का इन द नेम ऑफ द क्राउन। पोजीशन ऑफ गवर्नर्स की बात करें तो गवर्नर्स और गवर्नर जनरल जो हैं वो एक नॉमिनल हेड बनते हैं और जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है ये एक्ट करेंगे।
सिविल सर्विसेज कंटिन्यूटी की बात करें तो जो ब्रिटिश का कंट्रोल था सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट्स पे वो ख़त्म होता है यहाँ से, और जो ऑफिसर्स थे जो 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट हो चुके थे उनको तो वो सर्विस प्रोटेक्शन एंजॉय कर सकते थे, लेकिन बाद के जो भी चेंजेस आने वाले थे वो पाकिस्तान और जो इंडिया है वो अपने इसमें रूल बना सकते थे, इसको रेगुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। एक तो ये है कि कॉलोनियल रूल को ये एंड करता है, ठीक है, कॉलोनियल रूल को ये एंड करता है। 200 साल के बाद जो ब्रिटिश रूल होता है इंडिया में वो ख़त्म होता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, यहीं से जो है दो इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री जो है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिएशन होता है। अब कॉमनल क्वेश्चंस जो उठ रहे थे हिंदू मुस्लिम के, उसका सॉल्यूशन क्या था, तो उसका सॉल्यूशन यही हुआ कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान का डिमांड कर रहा था वो फुलफिल्ड होता है। वैसे देखा जाए तो ये लार्ज स्केल माइग्रेशन जो है वो कॉज करता है और साथ ही कम्युनल वायलेंस भी इसके साथ स्टार्ट होता है। डीकोलोनाइजेशन का जो है स्टार्टिंग यहाँ से होता है कि जो इंडिया का इंडिपेंडेंस होता है, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, तो इससे क्या होता है जो एशिया और अफ्रीका में जो बहुत सारे कंट्रीज़ थे वो जो है अब जो है कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो है फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इंडिया और जो पाकिस्तान है, जो इंडिया है उसको ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल जाती है, तो उसके लिए फ़ाइट करना ज़रूरी है, तो इसलिए वो लोग फ़ाइट करना कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट स्टार्ट करता है। साथ ही जो है ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। साथ ही ये जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट वे प्रोवाइड करता है। ये जो एक्ट है वो अलाउ करता है दोनों कंट्री को कि आप अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम कर सकते हैं, और जो इंडिया जो है बाद में चल के 1950 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करता है और साथ ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनता है। साथ ही ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। ब्रिटेन का विथड्रॉल होते ही ये मार्क करता है कि जो ब्रिटिश एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान जो है एक नए नेशन के रूप में उभरते हैं और जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड है ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कंक्लूजन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 है एक तो फ्रीडम लाता है, लेकिन साथ ही जो है ग्रेट सफरिंग भी देखने को मिलता है, लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है, कम्युनल वायलेंस होता है। देखा जाए तो ये जो इंडिपेंडेंट इंडिया और पाकिस्तान का क्रिएशन होता है ये तो एक तो फ्रीडम मिलता है, लेकिन इसके साथ क्या क्या होता है, पार्टीशंस तो होता ही है, वायलेंस बढ़ती है, मास माइग्रेशन होता है और लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट्स जो है जैसे कि कश्मीर का वो उठने लगता है। एट द सेम टाइम क्या होता है, ये जो है एक्ट वो प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है कि जो दोनों नेशन है वो जो है अपने ओन पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, और साथ में जो है इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्ट था वो एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था विथ बोथ पॉजिटिव एंड पेनफुल इम्पैक्ट्स। धन्यवाद।